हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए क्रैश कोर्स के क्विज के साथ, जिसमें हम आज देखेंगे पादप जगत। ओके, आज हम पादप जगत से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने जंतु जगत से संबंधित प्रश्नों को हल कर लिया है। ओके, तो आज हम पादप जगत के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं पादप जगत के प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक यानी क्या होता है? यानी होता है एंटीबायोटिक। क्या होता है? एंटीबायोटिक। आप देखते होंगे ना, आपको चोट वोट लगने पर, आपको घाव लगने पर एंटीबायोटिक डॉक्टर चलाता है ना। डॉक्टर कहता है एंटीबायोटिक खाओ, तो आप देखते होंगे कि वो एंटीबायोटिक की बात हो रही है। तो जो है पूछ रहा है कि वो जो एंटीबायोटिक यानी जो प्रतिजैविक है वो कहां से प्राप्त होते हैं? वायरस से, कि कवक से, कि जीवाणु से, या शैवाल से? फटाफट देखिए इसको कि जो एंटीबायोटिक है कहां से प्राप्त होते हैं। तो अगर बात की जाए एंटीबायोटिक की, तो साथियों देखो, एंटीबायोटिक जो होते हैं कहां से प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ओके, हमारे बॉडी में दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वे जीवाणु होते हैं जिनकी कोशिका भी थोड़ी पतली होती है और ये प्रतिजैविकों से क्या होते हैं? प्रतिजैविकों से नष्ट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव वे जीवाणु होते हैं जो क्या होते हैं? जो प्रतिजैविक से नष्ट नहीं होते हैं। ये हमारे लिए क्या होते हैं? जो ग्राम निगेटिव जीवाणु होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं? ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि कह रहा है प्रतिजैविकों से प्रतिजैविक कहां से प्राप्त होते हैं? तो आपके जीवाणु से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक आपके जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश के रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, या मुर्गे के रुधिर में? ठीक है, तो कह रहा है कि आपकी लेग जो हीमोग्लोबिन है वो कहां पाई जाती है? तो देखिए यहां पे जो लेग हीमोग्लोबिन क्या होती है, कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो आपके पौधे की जो आपके वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है क्या करते हैं? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं, पौधे जो है क्या करते हैं? तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन क्या करते हैं? वायुमंडल की क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। ठीक है, तो पौधे जो है नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये आपके जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, जो दलहनी फसलें हैं, उनमें रहते हैं, उनकी जड़ों में एक वर्णक का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक वर्णक का निर्माण करते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये लेग हीमोग्लोबिन कहां होती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। मूल ग्रंथि मतलब क्या होता है? मूल मतलब क्या होता है? मूल मतलब जड़ होता है। ठीक है, तो जो लेग हीमोग्लोबिन है वो कहां पाई जाती है? आपके लेग्यूम की मूल ग्रंथियों में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। कौन सी? लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, या उपरोक्त में से कोई नहीं? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? आप सभी जानते हैं कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल क्या होते हैं? शैवाल जो है क्या भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। आप जानते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये क्या करते हैं? ये आपके बंजर जो भूमि होती है, जो ऊसर होती है ना, बंजर जो ऊसर जमीन है, ये क्या करते हैं? ये आपकी जो बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके जो जैव उर्वरक होते हैं ना, कौन से होते हैं? तो ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का जो है क्या शैवाल है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये किसमें आते हैं? ये आपके शैवालों के क्रम में आते हैं। ठीक है, शैवालों के क्रम में आते हैं। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि
जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, आपका जो साइनोबैक्टीरिया है प्लस एक आपका कवक है, कौन सा कवक है आपका, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। तो जो आपका साइनोबैक्टीरिया है और जो आपका एस्कोमाइसिटीज है, क्या करते हैं ये आपके मिलकर, क्या करते हैं ये आपके मिलकर लाइकेंस का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन क्या है, शैवाल और कवक के साथ क्या होते हैं, सहजीवी का एक उदाहरण है, ठीक है। तो लाइकेन क्या है, साइनोबैक्टीरिया यानी शैवाल और एस्कोमाइसिटीज यानी कवक, इन दोनों के सहजीविता का एक एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है, हाइड्रोडिक्टियन, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला। तो देखो ये जो आपका क्लोरेला है ये क्या करता है, इसका प्रयोग कहां होता है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अनुसंधानों में, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अनुसंधान में, ठीक है। और कहां होता है इसका, अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और कहां होता है, अंतरिक्ष अनुसंधान में। तो कौन सा आपका है ये आपका क्लोरेला, ठीक है। तो क्लोरेला क्या है, क्लोरेला एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग कहां होता है, अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधानों में यानी रिसर्च में, स्पेस रिसर्च में और प्रकाश संश्लेषण संबंधित रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लेमाइडोमोनास को भी देख लीजिए, ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास कैसा है ये आपका गति करने वाला पौधा है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। चलो बीजों के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है, बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं, पूछ रहा है किसकी आवश्यकता नहीं है, पानी की नहीं है कि वायु की नहीं है कि धूप की नहीं कि ऊपर में से कोई नहीं। तो देखो बीजों के लिए क्या है, पानी की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है, तापमान चाहिए, लेकिन धूप क्या है, धूप की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अगर धूप नहीं भी रहेगी तो क्या हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बीजों के अंकुरण के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है, किस पौधों के फलों का पौधे जो है, किस पौधे के फल जो है भूमि के नीचे पाए जाते हैं, आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज। तो देखिए यहां पे आप कंफ्यूज होंगे, आप गाजर भी देखें, गाजर भी वो रहता है, आलू भी रहती है, लेकिन यहां पे बात किसी के, यहां पे फल की बात कर रहा है, ठीक है, फल की। तो मूंगफली के जो फल होते हैं वो कहां होते हैं, वो भूमि के नीचे पाए जाते हैं। आलू, गाजर और प्याज किसके उदाहरण है, ये तो जड़ों के उदाहरण है ना यार, क्या होते हैं ये तो जड़ों के रूप में रहते हैं ना, ठीक है। और फल क्या होते हैं, मूंगफली जो है आपकी जमीन के नीचे पाई जाती है। बाटुलिज्म क्या है, कह रहा है बाटुलिज्म मनुष्य का चर्म रोग है कि जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है, फूड पॉइजनिंग यानी जीवाणु द्वारा उत्पन्न कोई रोग है या मृत पदार्थों का विघटन है। कह रहा है कि निम्न में बाटुलिज्म क्या है। देखिए बाटुलिज्म क्या होता है, ये आपकी फूड पॉइजनिंग है, क्या है आपकी फूड, ठीक है, फूड पॉइजनिंग है। ये क्या है,
जीवाणुओं से उत्पन्न क्या है, जीवाणु से उत्पन्न क्या है, खाद्य विषाक्तता है। ठीक है, जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है यहाँ पे। अब मनुष्य का चर्म रोग क्या है, तो मनुष्य का चर्म रोग क्या है, ये दूसरा रोग है चर्म रोग। ठीक है, उत्पन्न जीवाणु से रोग कौन से होते हैं, तो जीवाणु जो उत्पन्न रोग होता है वो क्या है आपका, तो जीवाणु से उत्पन्न रोगों में आप देखेंगे या तो आपको हैजा मिलेगा। ठीक है, हैजा मिलेगा, आपको न्यूमोनिया मिलेगा। ठीक है, आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग मिलेगा, सिफेलिस मिलेगा, गोनोरिया मिलेगी, प्लेग मिलेगा। ओके, और आपका टाइफाइड है, टिटनेस है, आपका टीबी है, डिप्थीरिया है, डायरिया है, काली खांसी है। तो ये सब क्या है, जीवाणुओं से होने वाले तमाम रोग हैं। पशुओं में आपका एंथ्रेक्स रोग है। ठीक है, पशुओं में क्या है आपका एंथ्रेक्स रोग है। और जो मित्र पदार्थ का विघटन होता है ये कौन करता है, ये तो जीवाणु करते हैं ना। तो यहाँ पूछना बाटुलिज्म क्या है, तो बाटुलिज्म क्या है, एक प्रकार का विषाक्तता है। ठीक है, किससे होती है, जीवाणु से होती है। क्लियर है, चलो अब देखो मशरूम क्या होते हैं, मशरूम पूछ रहा है। तो मशरूम कवक होते हैं कि मशरूम पौधा है कि मशरूम पशु है या मशरूम बैक्टीरिया है, मशरूम क्या होता है, मशरूम क्या होता है पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हो कि जो मशरूम है वो क्या है, मशरूम आपके एस्कोमाइसिटीज यानी आपका मिक्सोमाइकोफाइटा, ठीक है, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा। ठीक है, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा, ये दोनों जो संघ हैं किसके लिए बने हैं, तो ये संघ किसके लिए बनी, ये संघ बने हैं कवक के लिए। ठीक है, और मैंने आपसे कल भी कहा था जब मैं आपको कवक पढ़ा रहा था पिछली क्लास में, तो मैंने आपसे कहा था कि जो है क्या सभी कवक मशरूम होते हैं, सभी कवक क्या होते हैं, मशरूम के रूप में होते हैं। ठीक है, सभी कवक क्या होते हैं, तो सभी कवक मशरूम के रूप होते हैं, लेकिन हम सेलेक्टेड मशरूम ही खा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ क्या होते हैं, कुछ विषैले होते हैं, अगर उन्हें गलती से खा लिया गया तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम सभी मशरूम्स को नहीं खा सकते। ठीक है, सभी मशरूम जो है कवक कहलाते हैं, लेकिन सभी मशरूम हम खा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक है। ओके, अब आपने देखा होगा कि कुछ मशरूम ऐसे इनकी खेती होती है, जैसे कि एगारिकस आपका है, मार्सेला है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इनकी खेती होती है, इनकी क्या होती है, इनकी खेती होती है, इन्हें अच्छे पैमाने पर बोया जाता है। ठीक है बच्चों, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, विटामिन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया से होता है, विटामिन से होता है कि एंजाइम से होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो दूध का दही में परिवर्तन होता है, दूध का दही में परिवर्तन वो किसके द्वारा होता है, तो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अभी क्या करता है, ये आपके दूध में जो लैक्टोज शर्करा होती है, क्या करता है, ये दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट करता है। लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। ठीक है, तो क्या करता है, ये दूध की लैक्टोज जो शर्करा होती है वो क्या करता है, उसे
दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन करता है, जिससे क्या होता है, दूध खट्टा जाता है। जिससे क्या होगा, जिससे दूध क्या हो जाएगा, तो दूध आपका खट्टा हो जाएगा। ठीक है, दूध क्या हो जाएगा, दूध खट्टा हो जाएगा। ठीक है, दूध खट्टा जाता है। ठीक, अभी ध्यान दो, ये तो हो गया कि क्या करता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर देता है, जिससे दूध क्या होता है, खट्टा जाता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट और सुन लो आप लोग। अब जो अगर हम 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को 15 सेकंड तक गर्म करें और फिर क्या करें, उसे तुरंत ठंडा कर दें। क्या करें, फिर शीघ्रता से ठंडा कर दें। फिर क्या करेंगे, शीघ्रता से ठंडा कर दें, तो क्या होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, उनकी संख्या घट जाती है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु की संख्या क्या होती है, संख्या उनकी घट जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, लैक्टोज शर्करा का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है, जिससे क्या होती है, दूध से दही बनती है। और इसमें कौन सा जीवाणु होता है आपका, तो आपका लैक्टोबैसिलस होता है। क्लियर है। अब चलो, अब देख ले, विटामिन दिया है, तो विटामिन जानते हो विटामिन क्या होते हैं। विटामिन एक ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शारीरिक वृद्धि और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, विटामिन होते हैं जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील है वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। जो वसा में घुलनशील है वो विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ई होता है। क्लियर है। तो यहां पर ठीक है। अब देखो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम वैसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपके शरीर में कुछ पाचक क्या कोई भी डाइजेशन की क्रिया करते हैं। मतलब ये एंजाइम क्या है, एंजाइम आपके शरीर में भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, ओके। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दूध का दही में परिवर्तन कौन करेगा, आपका बैक्टीरिया। ओके बच्चों, क्लियर है। चलो हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे कहते हैं, एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, या एक जल रहित पौधे को। देखो जहां पर हाइड्रो रहे, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी यानी जल। ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब क्या है, ऐसे पौधे जो जल में होते हैं, ऐसे पौधे जो क्या होते हैं, जल में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, और ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं। ओके, समझ रहे ना। तो जो आपके जल में उगने वाले पौधे हैं वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोफाइट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्लियर है। अफीम जो पोस्ता है वो पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, ध्यान रखो। अफीम जो होती है ना, नशीला जो पदार्थ है अफीम, आप जानते हो हेरोइन किससे बनती है, हेरोइन जो है अफीम से तो बनती है। और ठीक है, तो जो अफीम का पोस्ता है, अफीम पोस्ता, वो पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह किससे प्राप्त होता है, यह अधपके फल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, अधपके फल से प्राप्त होता है। ठीक है, यह जड़ों से प्राप्त नहीं होता, पत्ते से नहीं प्राप्त होता, फूल से नहीं बनता। किससे बनता है, यह पौधे के अधपके फल, यानी जो फल क्या है आधा पका होता है, उसी से ये प्राप्त होता है। कौन सा, अफीम। और आप सभी जानते हो कि अफीम हुआ, ठीक है, ये क्या है अफीम आपका, अफीम एक नशीला पदार्थ है। ठीक है, अफीम एक नशीला पदार्थ है। जिन पौधों में संवहन तक नहीं होता यानी अनुपस्थित होता है परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, रखे गए हैं। चलिए देखिए इसको, कह रहा है जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है। यानी संवहन बंडल, संवहन तो क्या होते हैं, देखिए जो संवहन ऊतक होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जाइलम और आपका फ्लोएम। कौन होता है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, पहले इसको ऑप्शन देख ले फिर बताया जाए आपको। ठीक है, तो कह रहा है जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं उन्हें भ्रूण का निर्माण होता है, रखे गए हैं। अनावृतबीजी में, टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में या आवृतबीजी में। ठीक है,
देखो, जो अनावृत बीजी है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है। और जो आपके आवृत बीजी इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, इन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। ओके। तो अनावृत बीजी क्या है भैया? अनावृत बीजी वे पौधे हैं जिनमें क्या है? अनावृत बीजी, मतलब इनके जो बीजों पे क्या होता है? इनके बीजों पर आवरण नहीं होता है। अनावृत बीजी में का मतलब क्या होता है? अनावृत बीजी का मतलब क्या होता है कि पौधे में क्या है, जो बीज बनेंगे उन पर क्या है, एक कवर या लेयर नहीं रहेगी। और आवृत बीजी क्या है? बीजों पर आवरण होता है। मतलब अनावृत बीजी वे हैं जिनके बीजों में आवरण नहीं होता है, और आवृत बीजी वो होते हैं जिनके बीजों पर आवरण होता है। ठीक है, इनके बीजों पर आवरण होता है। ओके, ठीक है। तो चलो यहां पर देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है आपसे कि जिन पौधों में संभव तक नहीं होता है वे भ्रूण, लेकिन भ्रूण का निर्माण होता है, रखे गए हैं। तो कहां रखे गए हैं? देखिए, संभव तक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन भ्रूण बनता है। तो ऐसे पौधे कहां रखे गए हैं? आपके ब्रायोफाइटा में। कहां रखे गए हैं? ब्रायोफाइटा में। ठीक है, ब्रायोफाइटा वे पौधे होते हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती, संभव तक नहीं होता है, लेकिन ये क्या, ये भ्रूण का निर्माण करते हैं, यानी इनमें एम्ब्रियो बनता है। ओके। और ये भी याद रखिए आप लोग कि जो ब्रायोफाइटा है इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्लियर है? ओके, ध्यान रखिएगा। ये कहां होते हैं? ये होते तो हैं स्थल पे भी होते हैं और जल में, लेकिन क्या है इनके लिए? ये रहते तो स्थल पे ही है। कहां उगते हैं? नम छायादार स्थानों पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, निषेचन के लिए क्या होता है? निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। जैसे मेढक में देखिए, तो रहता तो है बाहर भी, लेकिन निषेचन कहां होगा? तो निषेचन आपका जल में होगा। तो इसलिए ये कौन है? ये आपके एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर के रूप में जाने जाते हैं। कौन? आपके ब्रायोफाइटा। ठीक है, चलो अब देखो, किस कुल में नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं? कह रहा किस कुल में नर व मादा एक ही पौधे में होते हैं? मालवेसी कुल में, क्रूसीफेरी में, कुकुरबिटेसी में, या सोलनेसी में? चलो बताओ फटाफट। अभी आपको पौधों का कुल पढ़ाना है हमको। बताओ, किस कुल में नर एवं मादा पुष्प जो है एक ही पौधे पर होते हैं? तो ध्यान रखो, पौधों में जो नर और मादा एक ही पुष्प एक ही पौधे होते हैं, कहां होते हैं? तो वो किसमें होते हैं? वो होते हैं कुकुरबिटेसी में। किसमें होते हैं? कुकुरबिटेसी में होते हैं। ठीक है,
कुकुरबिटेसी में होते हैं। कुकुरबिटेसी क्या है? कुकुरबिटेसी में आप जानते हो कद्दू, लौकी जो आपका होता है ना, ये सब आते हैं। ठीक है, कुकुरबिटेसी में कौन आता है? ये सब आते हैं। मालवेसी में कौन आएगा? तो मालवेसी कुल के पौधों में कौन आएगा आपका? गुड़हल। क्या आएगा आपका? गुड़हल। क्रूसीफेरी में कौन आएगा आपका? सरसों। ठीक है, इसमें कौन आएगा आपका? कद्दू आएगा, कद्दू, लौकी, खीरा, ये सब। सोलनेसी में कौन सा आएगा? तो सोलनेसी में क्या आता है? आलू। ठीक है, सोलनेसी में आलू आता है। तो यहां पे ध्यान रखिए कि जो आपका मालवेसी है वो गुड़हल मालवेसी कुल का पौधा है। सरसों जो है आपका क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। ठीक है, ठीक। और आपका कद्दू, लौकी, खीरा है सब कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं। और आलू क्या है? सोलनेसी कुल का पौधा है। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका? नर एवं मादा एक ही पौधे पर कहां होंगे? कुकुरबिटेसी में। ठीक है, चलो ठीक है। अब कह रहा है नारियल में खाने योग्य भाग है। नारियल में खाने योग्य भाग है। क्या है भैया नारियल में खाने योग्य भाग? बैटरी उटरी सही है ना भाई? हाँ, तो भ्रूण है कि भ्रूण व तेल युक्त भ्रूणपोष है, संपूर्ण फल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? नारियल में खाने योग्य भाग क्या होता है? देखिए, आप सभी जानते हो जो नारियल का ऊपर का भाग है उसे हम छील देते हैं। फिर एक कठोर भाग होता है जो उसका आवरण है, उसे क्या करते हैं? उसे भी फोड़ देते हैं। फिर अंदर का भाग खाते हैं ना। तो जो अंदर का भाग क्या है? अंदर का भाग क्या है? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम भ्रूण या भ्रूणपोष बोलते हैं। क्या उसे बोलते हैं? भ्रूण या भ्रूणपोष। ठीक है, तो हम क्या खाते हैं? हम नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। ध्यान रखो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एपीकार्प कहते हैं। ठीक है, एंडोकार्प कहते हैं। ठीक है, तो नारियल का हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। ओके बच्चों, चलो किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई? ध्यान रखिएगा, शाक माने क्या होता है? शाक मतलब वृक्ष हमारे 3 भाग बांटे गए हैं ना, शाक, वृक्ष, झाड़ी। ठीक है, शाक क्या बोलते हैं? शाक को बोलते हैं हर्ब बोलते हैं, झाड़ी को श्रब बोलते हैं। तो ये क्या है? हर्ब्स इंडियन डॉक्टर, हर्ब्स इंडियन डॉक्टर यानी शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। आंवला को, नीम को, आम को या तुलसी को? कह रहा है किस पौधे को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो यहां पे ध्यान दो, देखो अगर बात की जाए आंवले की तो आंवला शाक नहीं है। आंवला क्या? आंवला वृक्ष है। सीधी सी बात है, पहला कैंसिल हो गया। अगर बात की जाए नीम की तो नीम भी क्या है? शाक नहीं है। क्या है? वृक्ष है। शाक होता क्या है? शाक छोटी छोटी पौधे, शाक क्या होते हैं? छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए आम की तो आम भी क्या है? आम भी तो एक वृक्ष ही है। लेकिन तुलसी क्या है? तो तुलसी एक छोटा पौधा, तुलसी क्या है? एक छोटा पौधा है। और क्या यह शाक है? ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिए, यह कई रोगों के निदान में या कई रोगों के उपचार में काम में आता है। आप सभी जानते हो कि तुलसी क्या है? हर रोग में लगभग उसमें तुलसी में 40 गुण होते हैं। तो क्या है? तुलसी क्या बोलते हैं? शाकीय डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, हर्ब्स डॉक्टर कहते हैं। ओके, तो यहां पे क्या है आपका? तुलसी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हार्नवर्ड किसे कहते हैं? अब देखिए हार्नवर्ड क्या है? रिक्सिया है कि मार्केंसिया है कि मॉस है या एंथोसिराज है? ये क्या है आपका? एंथोसिराज। रिक्सिया, मार्केंसिया, मॉस या एंथोसिराज, हार्नवर्ड किसे कहते हैं? तो देखो ये जो हार्नवर्ड, लीवर बर्ड, ये किसमें आते हैं? ये आपके किसमें आएंगे? ये आपके
ट्रैकियोफाइटा में आएंगे। ठीक है, ट्रैकियोफाइटा, ध्यान दीजिएगा। देखो, जब पादप जगत का वर्गीकरण किया गया तो पादप जगत को दो उपजगत में बांटा गया था। ठीक है, पादप जगत को दो उपजगत में बांटा गया था। एक आपका था थैलोफाइटा और एक आपका था एम्ब्रियोफाइटा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पादप जगत का जो है दो उपजगत में डिवीजन किया गया, एक को बोला गया थैलोफाइटा और एक को बोला गया एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में शैवाल, जीवाणु और कवक आते हैं और एम्ब्रियोफाइटा में आपके ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं। ब्रायोफाइटा वे पौधे होते हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती लेकिन भ्रूण बनता है, और टेरिडोफाइटा क्या है, इनमें जड़ तना पत्ती होती है। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में क्या आपका आता है, आपका हार्नवर्ट आता है। ठीक है, क्या आता है, हार्नवर्ट आता है। और एंथोसिराज उसमें एक पौधा है, एंथोसिराज उसमें एक पौधा है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये आपका जो है हार्नवर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हार्नवर्ट के नाम से जाना जाता है। एक इसी में आता है लीवरवर्ट। तो लीवर क्या होता है, वो लीवर की तरह होता है। ठीक है, क्या होता है, लीवर की भांति होता है। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, लीवर की तरह होता है। ओके, उसे लीवर वर्ट कहते हैं। चलो, जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया आपका, जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं। यहां पे देखो, मिक्सोमाइकोफाइटा है, यूग्लिनोफाइटा है, फियोफाइटा है और साइजोमाइकोफाइटा है। तो कह रहा है जीवाणु का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो जीवाणु का अध्ययन जो करते हैं बेटा, वो करते हैं साइजोमाइकोफाइटा में। किसमें करते हैं, साइजोमाइकोफाइटा में। ठीक है, देखो जो मिक्सोमाइकोफाइटा है, ये मिक्सोमाइकोफाइटा, इसमें कवकों को रखा गया है। इसमें किसको रखा गया है, तो इसमें कवक को रखा गया है। यूग्लिनोफाइटा में क्या है, शैवाल आते हैं। कौन आता है, शैवाल। और इसमें शैवाल के रूप में कौन रहेगा, तो आपका यूग्लिना रहेगा। क्या रहेगा, आपका यूग्लिना। और आप सभी जानते हो कि यूग्लिना क्या है, तो यूग्लिना जो है क्या, जंतु और पादप के बीच की एक कड़ी है। यूग्लिना क्या है, जंतु और पादप के क्या है, बीच की एक कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, तो जो आपका यूग्लिनोफाइटा है वो क्या है, जंतु और पादप के बीच की संयोजक कड़ी होता है। अब जो साइजोमाइकोफाइटा है, तो इसमें जीवाणुओं को रखा गया है। ठीक है, और जो आपका फियोफाइटा है, तो इसमें भी शैवाल है। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें भी शैवाल रखे गए हैं। कौन शैवाल है इसमें, तो इसमें भूरे शैवालों को रखा गया, यानी जो आपके ग्रे एल्गी है। कौन सी एल्गी है, जो आपके ग्रे एल्गी है। ठीक है, इसमें भूरे शैवालों को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो जीवाणु का अध्ययन कहाँ करते हैं, साइजोमाइकोफाइटा में। और मिक्सोमाइकोफाइटा में कवक का अध्ययन करते हैं। यूग्लिनोफाइटा और फियोफाइटा में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पुष्प कलिका आपसे पूछ रहा है। तो जीरा पूछ रहा है आपसे, लौंग है, काली मिर्च है या हल्दी है। पुष्प कलिका पूछ रहा है। आप सभी जानते हो कि हम एक मसाला ऐसा है जिसको यूज करते हैं, देखते हैं वो कली के रूप में, किसमें, पुष्प के रूप में रहता है ना, देखते हैं उसके ऊपर एक लगा रहता है। तो कौन सा होता है, आपकी लौंग होती है। क्या होती है, लौंग होती है। और आप सभी जानते हो कि जो काली मिर्च होती है वो क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है ना। तो मसाले जानते हैं, मसाले क्या होते हैं, हमारे जितने मसाले हैं कहाँ होते हैं, वो होते हैं केरल में। आप सभी जानते हो केरल क्या होते हैं, केरल क्या बोलते हैं, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं। ठीक है, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो मसाले कौन, जो जिसमें पुष्प कलिका होती है, ये वाला, तो क्या होगा आपका लौंग हो। ठीक, क्या होगा आपका लौंग। ठीक है, तो लौंग क्या होती है, लौंग एक पुष्प कलिका के रूप में पाई जाती है। पादप जगत का उभयचर किसे प्रदान किया गया है, या किसे कहा जाता है।
जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइट्स को, एक कोश की शैवाल को, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स को, या एक कोश की अचल शैवाल को। देखिए अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया कि जो आपके पादप जगत का जो उभयचर है किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी जानते हो, यहाँ पे वर्ड है ना ब्रायोफाइटा। तो कौन होता है? सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटा को किसको कहा गया है? सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटा को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो आप लोग बेटा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं, लेकिन जब निषेचन की बात आएगी तो उन्हें क्या होती है? उन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए क्या होता है? इसलिए वो क्या होते हैं? वो पादप जगत के उभयचर कहे जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। तालाब का रेशम या जल का रेशम किसे कहते हैं? ये क्या है आपका? तालाब का रेशम। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जाम में बहुत बार आया है ये। इसे क्या बोलते हैं? पॉन्ड सिल्क। तो देखो जो तालाब का रेशम होता है ना वह क्या है? एक प्रकार का शैवाल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पाइरोगायरा दिया है, यूलोथ्रिक्स दिया है, क्लेमाइडोमोनास दिया है और म्यूकर दिया है। तो यहाँ पे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास ये तीनों क्या है? ये तीनों शैवाल हैं। और म्यूकर क्या है? तो म्यूकर एक कवक है। ठीक है, म्यूकर राज्योपस से क्या है? ये सभी कवक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक शैवाल होता है आपका क्या? स्पाइरोगायरा। क्या है आपका? स्पाइरोगायरा। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम तालाब का रेशम या पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम तालाब का रेशम या पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। मंड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या ग्लाइकोजन है। आपको मैं कवक पढ़ा चुका हूं, मैंने आपको बताया भी है कवक में जो कवक कोशिकाएं होती हैं उनका संचित भोजन क्या होता है, मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, तो जो कवक कोशिकाएं क्या है? तो कवक कोशिकाओं में जो संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है आपका? ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज रुधिर की शर्करा है, यानी ग्लूकोज क्या है? रुधिर शर्करा है। ठीक है, और फ्रक्टोज क्या है? ये फलों की शर्करा है। और ग्लाइकोजन क्या है? तो ये कवक कोशिकाओं का संचित भोजन है। और ये भी ध्यान रखो साथ ही साथ कवक क्या है? ये ग्लाइकोजन क्या है? ये मानव के यकृत द्वारा भी संचित होता है। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखो कि जो ग्लाइकोजन है वो क्या है? वो कवक कोशिकाओं का संचित भोजन है। साथ ही साथ मानव यकृत में भी क्या होता है? मानव यकृत भी इसका क्या करता है? संचय करता है। ठीक है, ओके, चलो किस फल में असली और नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? किस फलों में असली मतलब क्या होता है? असत्य, सॉरी सत्य होता है, नकली मतलब फॉल्स। देखो जो फल होते हैं ना, सत्य फल और सत्य फल होते हैं। ठीक है, देखो जिन फलों का विकास अंडाशय से होता है उन्हें सत्य फल कहते हैं। ध्यान रखो, जिन फलों का विकास अंडाशय से होता है उन्हें सत्य फल कहते हैं, और जिनका विकास नहीं हुआ तो उन्हें असत्य फल कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किस फल में असली और नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? केला में, बादाम में, आम में, काजू में। केला में, बादाम में कि आम में कि काजू में? ध्यान रखो। तो यहां पे देखो जो काजू होता है ना, काजू क्या है? ये सत्य और असत्य दोनों फलों का मिश्रण है। ठीक है, काजू क्या है? सत्य और असत्य
दोनों फलों का मिश्रण है। ठीक है, काजू क्या है भैया? सत्य और असत्य दोनों फलों का मिश्रण है। अमरबेल कुस्कुटा, क्या बोलते हैं इसे? कुस्कुटा। ओके, अमरबेल कहते हैं कसकुट, कुस्कुट बोलते हैं। तो इसको क्या है पूछ रहे हैं कि अमरबेल क्या होता है? आंशिक तना परजीवी है या पूर्ण तना परजीवी है? आंशिक मूल परजीवी है या पूर्ण मूल पर परजीवी है? पूर्ण मूल परजीवी है। तो यहां पे आप ध्यान रखो कि आप देखेंगे ना अमरबेल जो देखते हैं ना पौधों के बाद देखता है जो है बेर के वृक्ष पूरा फैल जाती है। जब फैल जाती है तो फिर उस वृक्ष को क्या होती है? पूरे वृक्ष को बढ़ने नहीं देती, यानी उसी के सहारे अपना जीवन यापन करेगा, ये उसी के सहारे भोजन ग्रहण करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन ग्रहण करेगा, उसी के सहारे ये जीवित रहेगा। लेकिन क्या करेगा? उसी को ये क्या करेगा? उसकी वृद्धि रोक देगा। तो जो अमरबेल होता है क्या होता है? ये पूर्ण तना परजीवी है। क्या है आपका? पूर्ण तना परजीवी। ठीक है, अमरबेल क्या है? ये आपका पूर्ण तना परजीवी होता है। ऐसा नहीं कि आंशिक तना परजीवी है, चलो कुछ दिन रहा फिर हट गया वहां से ना। एक बार जिस पौधे पे आप ये पूरा अपना जाल बिछा दिया तो उसको क्या होता है? उसको फिर ये बर्बाद ही कर देता है। ठीक है, तो अमरबेल क्या है? पूर्ण तना परजीवी होता है। पौधे किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं? पौधे का जो किस भाग, पौधे कौन सा भाग है जिसे केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर या वर्तिकाग्र या वर्तिका? बताओ। देखो आप सभी जानते हो केसर भैया बहुत ही महंगा पदार्थ है और केसर जो है बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। तो जो पुंकेसर है ना, पुंकेसर, तो जो पौधे क्या है? पुंकेसर क्या होते हैं? पुंकेसर पौधे का नर भाग होता है। क्या होता है पुंकेसर? इसे क्या बोलते हैं? इसे एंथर बोलते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर क्या है? पौधे का नर भाग है। ठीक है, और स्त्री केसर क्या है? पौधे का मादा भाग है। तो जो केसर होता है वो क्या होता है? वो पौधे का पुंकेसर होता है। ठीक है, तो केसर के रूप में इस्तेमाल किसे करते हैं? तो पुंकेसर को, ध्यान रखिएगा। चलो, पौधों में रसारोहण यानी चढ़ाव, जो पानी चढ़ता है नीचे से ऊपर, जो पौधों में पानी नीचे से ऊपर जाता है तो किसके रूप में जाता है? मज्जा के रूप में, फ्लोएम के सहारे, कैम्ब्रियम के या जाइलम के? तो आप सभी जानते हो, मैंने आपको बताया है कि पौधों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो जो जाइलम है, ज से देखो ट्रिक क्या है? ज से जाइलम और ज से जड़, तो यानी क्या होता है? ये नीचे से ऊपर क्या करेगा? ये नीचे से ऊपर जल, भोजन माने खनिज पदार्थ, इन सबको नीचे से ऊपर माने जल और खनिज पदार्थ क्या करेगा? नीचे से ऊपर ले जाएगा। और यहाँ क्या है? फ से फ्लोएम होता है, तो प और प से पत्ती होता है। यानी क्या करेगा? ये पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन क्या करेगा? ऊपर से नीचे लाएगा, मतलब पौधे सभी भागों में। तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जाइलम। ठीक है, ओके, ठीक। तो क्या हो जाएगा? जाइलम क्या करता है? पौधों में रसारोहण के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है? चलो, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, पाई जाती है किससे? आवृतबीजी पौधों से, बैक्टीरिया से, इष्ट से या शैवाल से? तो आप सभी जानते हो कि देखो बैक्टीरिया तो जीवाणु है, इनसे कोई कुनैन नहीं बनती। खमीर है, कवक, इनसे कोई कुनैन नहीं बनती। शैवाल, इनसे भी नहीं बनती। तो किससे बनती है? तो ये किससे बनती है? आवृतबीजी पौधों से। आवृतबीजी कौन से पौधे होते हैं? इन्हें बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म वह पौधे होते हैं जो क्या करते हैं? जिनके बीजों के ऊपर एक आवरण होता है। और आवृतबीजी पौधों में कौन सा पौधा होगा जिसे कुनैन बनेगा? तो इसका नाम क्या है? सिनकोना। आप सभी जानते हो कि जो कुनैन होती है वो कहां से बनती है? वह सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। क्या होती है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है और मलेरिया के उपचार में प्रभावी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या जाएगा? आवृतबीजी पौधे से। चलो, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। देखो जो कह रहे हैं, जो वृक्ष की आयु का मापन होता है वो कैसे होता है? इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, या इसमें वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर, या इसकी जड़ों की लंबाई के आधार पर। तो आप ध्यान रखो कि जो वृक्षों की जो आयु ज्ञात करते हैं ना, तो जो इसमें रिंग बनते हैं ना, रिंग जो वलय बनते हैं, घेरे, उसके आधार पर जो है क्या
आपका वृक्षों की आयु गणना की जाती है। ठीक है, वृक्षों की आयु गणना की जाती है। जब फल भित्ति बीजावरण से जुड़ी रहती है और फल में केवल एक बीज होता है तब उसे क्या कहते हैं? माने जो फल भित्ति होती है, जो फलों को जो भित्ति या दीवार होती है वो बीजावरण से जुड़ी होती है और फल में केवल एक बीज होता है तब उसे क्या कहते हैं? नट कहते हैं, या उसे कैरियोप्सिस कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं, या अस्टिफल कहते हैं? बताओ। देखो, जब फल भित्ति जो बीजावरण जुड़ी होती है, ध्यान रखो, जब फल भित्ति बीजावरण से मतलब जो फल भित्ति है, मतलब क्या फल का भीतरी भाग जो है वो क्या होता है? बीज के ऊपरी भाग से जुड़ा होता है तो उसे कैरियोप्सिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। और इसका उदाहरण क्या है? गेहूं होता है, और भी फल होते हैं। ठीक है, गेहूं अगर कभी आए तो गेहूं। ठीक है, ओके, चलो। ठीक है, तो जो आपका क्या है? फल भित्ति जब जुड़ी होती है तो इसे कैरियोप्सिस कहते हैं। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। केला क्या है? केला सरस फल है, पोप है, पीपो है, या लोमेंटम है? तो केला क्या है? केला तो हम बड़े प्यार से खाते हैं, जानते हो। केला हमको तुरंत जो है क्या ऊर्जा देता है ना। केला क्या है? केला हमको तुरंत देता है ऊर्जा भैया। केला हमको तुरंत एनर्जी देता है। तो केला क्या है? एक सरस फल है। केला कैसा है? एक सरस फल है। ठीक है, सरस फल क्या होते हैं? मुलायम भित्ति वाले होते हैं। ठीक है, सरस फल कैसे होते हैं? मुलायम भित्ति वाले होते हैं। भ्रूण अनुपस्थित होता है। भ्रूण अनुपस्थित होता है किसमें? शैवालों में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, या अनावृत बीजी में? तो भ्रूण किसमें अनुपस्थित, भ्रूण किसमें नहीं होता है? देखो, शैवाल में भ्रूण नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में भ्रूण होता है, सॉरी अनुपस्थित पुराना। तो यहां पे क्या है? भ्रूण किसमें नहीं होता? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, अनावृत बीजी में? फटाफट बताओ। देखो, तो ब्रायोफाइट्स में भ्रूण होता है, टेरिडोफाइट में भ्रूण होता है, अनावृत बीजी में भ्रूण होता है ना। लेकिन शैवाल में क्या होता है? शैवाल में भ्रूण नहीं होता। ओके, शैवाल में क्या होता है? शैवाल में भ्रूण नहीं होता। शैवाल में भ्रूण नहीं होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में होता है, मैंने बोला ना। और ये क्या है? टेरिडोफाइटा में होता है, और ये क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में भी होता है। ओके, शैवालों में भ्रूण नहीं होता। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है एजेटोबैक्टर। ये तो यार खुद, ये तो नाइट्रोजन का क्या स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोसोमोनास ये भी करता है, नाइट्रोबैक्टर ये भी करता है। ये क्या है? ये नहीं करता। ये क्या है? ये नहीं करता। जो थायोबैसिलस है क्या करता है? ये देखो, इसका नाम क्या? डिनाइट्रिफिकेंस। यानी क्या करता है? ये भूमि की उर्वरता घटाता है, भूमि की उर्वरता घटाता है। बाकी एजेटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर करते हैं, ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। कैसे? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, चलो अब देखो क्या आ गया क्वेश्चन। गेहूं और मक्का में पाया जाने वाला फल है। गेहूं और मक्का में पाया जाने वाला फल है, क्या है भैया? लोमेंटम है, नट है, कैरियोप्सिस है, या पोम है? अभी देखो, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो गेहूं होता है वो कैसा फल होता है? कैरियोप्सिस। यहां मक्का भी है, तो क्या है? ये कैरियोप्सिस के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें जो फल की भित्ति होती है वो बीजों से क्या होती है? जुड़ी, यानी संलग्न होती है। ठीक है, तो जहां पे जो फल होता है, जो फल भित्ति है, वो जब बीजावरण से जुड़ी रहे तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? तो ऐसे फल कैरियोप्सिस कहलाते हैं। क्लियर है? चलो ओके, चलो आज की घंटी बज चुकी है, क्वेश्चन का सेशन समाप्त हो चुका है। हमने पादप से संबंधित लगभग 30 से 32 क्वेश्चंस का हल किया हमने। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ, धमाकेदार सेशन को लेकर के फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।